y इज़ इक्वल टू 24 माइनस 2x एंड हमारा सेकेंड इक्वेशन जो है वो क्या है, y इज़ इक्वल टू 24 माइनस 6x/2। तो अब हम लोग को जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है, तो हम लोगों को इस दो इक्वेशन को क्या करना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पर इक्वेशन, पहला इक्वेशन इज़ y इज़ इक्वल टू 24 माइनस 2x/6 एंड y इज़ इक्वल टू 24 माइनस 6x/2। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, एक काम करते, इस यहाँ से y के वैल्यू को उठा करके हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू ये है, तो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो y की जगह क्या लिखेंगे, 24 माइनस 2x/6 इज़ इक्वल टू 24 माइनस 6x/2। सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 24 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 6 इंटू 24 माइनस 6x। ठीक है, 24 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 6/2, दैट इज़ 24 माइनस 6x। फाइन। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो 24 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 3, 24 माइनस 6x, 24 माइनस 2x इज़ इक्वल टू 72 माइनस 18x, दैट इज़, इसे सॉल्व करेंगे तो 16x आ जाएगा एंड हियर इट विल बी 48, तो x विल बी 48/16, दैट इज़ 3। अच्छा, इस x के वैल्यू को किसी भी या इसमें पुट कर लेंगे तो हमें y मिल जाएगा। मान लो हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं तो y इज़ इक्वल टू 24 माइनस 2 इंटू 3/6, 24 माइनस 6/6, 18/6, 3 आ गया ना। x और y का अगर निकाला जाए तो 3 आ रहा है ना। तो हमारा जो ये कोऑर्डिनेट था ना, ये वाला जो कोऑर्डिनेट था, इसका क्या आ गया, 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफ पे वो डायरेक्टली हमें दिखने लगेगा, बट यहाँ पर सिंस यहाँ पे ग्राफ मैंने यूज़ नहीं किया, इसलिए मैंने बता दिया कि ये किस तरह से और निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है मैट्रिक्स बनाना। मैट्रिक्स बनाना इन द सेंस एक ई मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे जिसमें x वैल्यू लेंगे, y वैल्यू लेंगे। फाइन। कितने कॉर्नर्स है इस रीजन के, शेडेड रीजन के, फिजिबल रीजन के, 1 2 3 4। स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, हम लोग ओरिजिन से अगर शुरू करेंगे तो 0 0 0 4 3 3 एंड 4 0। इसी तरह से हम लोग यहाँ इसे लिख लेंगे 0 0 0 4, सीक्वेंस में लिख रहे हैं। ठीक है, 3 3 एंड 4 0। अच्छा, ये जो हमने निकाला है, ये जो रीजन निकाला है, किससे निकाला है, कंस्ट्रेंट से। बट स्टार्टिंग में हमारे पास एक और इक्वेशन था, व्हाट वाज दैट, दैट वाज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो हमारा क्या है, z इज़ इक्वल टू 5x प्लस 2y। x का कोएफिशिएंट 5 है एंड y का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो इससे हम लोग एक और मैट्रिक्स बनाएंगे, सी मैट्रिक्स। फाइन। तो अब हम लोग सी मैट्रिक्स अगर यहाँ पे बनाते हैं, सी किससे बनाएंगे, इसको बोला जाता है कॉलम वेक्टर। ठीक है, फॉर कौन से फंक्शन के लिए, फॉर दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे c का हो जाएगा 5 2xy। अब हम लोग क्या करेंगे ना, e इंटू सी करेंगे, e c, तो हो जाएगा 0 0 0 4 3 3 4 0 इंटू 5 2। ये कैसे मल्टीप्लाई होता है ना, बता रही हूँ। इसको इससे, सॉरी बाइनिंग, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0 इंटू 2। फिर नीचे में क्या लिखेंगे, 0 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2, 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, 4 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 2। इस तरह से 0 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 2, 0 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2, 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, 4 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 प्लस 0 0 प्लस 8, 15 प्लस 6, 20 प्लस 0। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं इसे फर्दर, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर, 0 प्लस 0 0 प्लस 8 था, 15 प्लस 6 था एंड 20 प्लस 0। ठीक है, फाइनल आंसर है 0 8 21 एंड 20। ये हो गया E1 E2 E3 एंड E4। तो यहाँ पे देखो सबसे मैक्सिमम क्या है, 21 है ना। तो ये किस पे बना, देखो तो 21 इस पे था, थर्ड वाले पे था,
फिर हमने थर्ड में कौन से कोऑर्डिनेट को लिया था, 3 3 3 3 कौन सा कोऑर्डिनेट था, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट था ना 3 3। तो इस पॉइंट पे हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है, मतलब ये निकला कि फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग एक्स के 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, सॉरी इट वाज ए ना, प्रोडक्ट ए शायद था, एंड बी के 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग फाइनली अब देखते क्या क्या स्टेप्स हमने लगाया था। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स बनाना, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, इसे सॉल्व किया था और फिर किस में रिप्रेजेंट किया था हमने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसमें से फीजिबल रीजन निकाला उसमें हमने। उसके बाद हमने क्या देखा, कॉर्नर्स का वैल्यू देखा ना, मतलब फीजिबल रीजन जो इस तरह से हमारा था, 4 कॉर्नर्स थे, तो कॉर्नर्स का वैल्यू निकाला, उससे हमारा क्या निकला, मैट्रिक्स बनाया ईसी हमने, उससे हमारा क्या आया, मैक्सिमम प्रॉफिट। फिर जो जिस वो ईसी मैट्रिक्स में जहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट है फिर उसको रिलेट करेंगे कि ये किस कोऑर्डिनेट का है। जैसे यहाँ पे 3 3 का था तो मतलब यहाँ पे आ गया कि हमारा 3 यूनिट्स ऑफ ए बनेगा एंड 3 यूनिट्स ऑफ बी बनेगा। अब हमारा सेकंड मेथड होना चाहिए, शुरू करने वाले हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो सेकंड मेथड क्या है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का, दैट इज़ सिंप्लेक्स मेथड, फाइन। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्या होता है, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा, क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा, एंड क्या रहेगा, कंस्ट्रेंट्स रहेगा, ठीक है, कंस्ट्रेंट्स रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, या हमारे बुक में है एग्जाम्पल, ठीक है। मैक्सिमाइज़ करना है, क्या मैक्सिमाइज़ करना है हमें, z इज़ इक्वल टू 3x1 + 4x2, ठीक है। एंड कंस्ट्रेंट्स इसके लिए क्या है ना, 2x1 + 3x2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 16। और एक सेकेंड कंस्ट्रेंट जो इसमें था वो था 2x2 लेस दैन इक्वल टू 16। अच्छा यहाँ पे हमेशा दो एक है ना, दो कंस्ट्रेंट जो हमेशा फिक्स रहता है, व्हाट वाज दैट, x1 कैन नॉट बी नेगेटिव एंड x2 as well, x2 as well cannot be negative, that means x1 and x2 both will be equal to or greater than 0। अच्छा हमने ग्राफिकल मेथड में क्या किया, सबसे पहले क्या किया था ना, इसको इनइक्वालिटीज़ को किस में बदल रहे थे हम लोग, इक्वल टू में। हेयर ऑल्सो हम वही करेंगे बट इसमें स्लाइटली थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या हमने उसमें डायरेक्टली हम लोग उस ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे, इनइक्वालिटी को डायरेक्टली इक्वल टू में बदल करके सॉल्व कर लेते थे, बट यहाँ पर हमें क्या करना होगा ना, जैसे कि इस कंस्ट्रेंट को उठाते हैं, सबसे पहला हम लेते हैं 2x1 + 3x2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 16, यहाँ पर हमें लाना है इक्वल टू। अच्छा ये है आपका ना मशीन टाइम है, ठीक है, मशीन टाइम, एंड सेकंड वाला जो था हमारे बुक में वो है असेंबली टाइम, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों को इनइक्वालिटी में क्या लाना है, इक्वल टू का साइन लाना है, ये 16 ही रहेगा, ये 2x1 + 3x2। तो जनरली क्या होता है ग्राफिकल मेथड में हम इसी तरह से चेंज करते हैं ना, अभी जस्ट हमने पढ़ा, बट यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड में क्या एक होगा। अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर हम लोग इन जनरल टर्म्स में बात करें विदाउट एनी कंडीशन, तो ये है कि मान लो अगर मशीन टाइम 2 घंटे x1 के लिए लग रहे हैं, तो नंबर ऑफ अगर ये जो यूनिट है x1 का या प्रोडक्ट ए बी जो भी बोले, उसका टाइमिंग प्लस x2 में जो टाइम लग रहा है वो या तो 16 के बराबर होगा या तो 16 आवर्स से कम। मतलब ये हमारा कंस्ट्रेंट है ना 16 आवर्स, इससे ज़्यादा हमारे पास वक्त है ही नहीं, तो या तो उससे कम होगा या तो उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये अगर इक्वेशन अगर हम बनाएंगे तो इसका ये मतलब हो गया कि x1 बनाने में जो टाइम लग रहा है और जो x2 बनाने में टाइम लग रहा है वो एग्जैक्टली इक्वल टू 16 है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा इज़ इक्वल टू ही 16 रहे ना, हो सकता है ये कम हो, क्यों नहीं हो सकता है कि 10 घंटे में मेरा बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी देख रहे हैं, लेस दैन है हमारे पास 16, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है। तो
अब क्या किया जाए, अगर मान लेते हैं कि कंप्लीट 16 आवर्स मेरा यूटिलाइज हो रहा है तब तो ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, बट इन केस मान लेते हैं हमारा सिर्फ 10 आवर्स लग रहा है, ठीक है, तब रेस्ट, व्हाट अबाउट द रेस्ट 6 आवर्स। तो इस केस में यहाँ पर हम एक वेरिएबल डालेंगे जिसको कि क्या बोला जाता है, स्लैक वेरिएबल। क्या बोला जाता है, स्लैक वेरिएबल। ये वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है अनयूज्ड टाइम को। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग फॉर एग्जांपल 10 आवर्स लग रहे हैं और टोटल हमारे पास 16 आवर्स अवेलेबल था, तो ये जो अनयूज्ड 6 आवर्स है ना, ये इसको रिप्रेजेंट करता है S1, ठीक है। अब अगर दूसरा इक्वेशन देखा जाए 4x1 + 2x2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 16, तो अगर उसकी बात हम लोग करें तो 4x1 + 2x2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 16। तो इस केस में हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे भी एक स्लैक वेरिएबल डालेंगे। रीज़न तो मैंने बता दिया क्यों डालेंगे और उसका क्या मतलब होता है। प्लस यहाँ पे S2 ले लेते हैं बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन, सॉरी, इक्वल टू 16। तो हियर S1 and S2 are slack variables, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, सिंप्लेक्स टेबल की तरफ, ठीक है। तो देखो फॉर्मेट जो है ना, फॉर्मेट जो सिंप्लेक्स टेबल का है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है, फॉर्मेट कभी भी नहीं चेंज होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फाइन, ठीक है। इसके नीचे हमारा आएगा फिक्स्ड रेशियो बेसिक वेरिएबल्स, ठीक है, प्रॉफिट पर यूनिट, क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। एंड फिर आते हैं दो तरह का मैट्रिक्स यहाँ पे रहता है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और लास्ट में आता है रिप्लेसमेंट रेशियो, फाइन, रिप्लेसमेंट रेशियो। दिस इज़ एक्चुअली थोड़ा ये हो गया, ठीक है। चलो अब हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या क्या होगा। अच्छा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का स्टार्टिंग से करते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सबसे पहले ना बेसिक वेरिएबल का बात करेंगे। जो पहला सिंप्लेक्स टेबल हम लोग बनाएंगे, मतलब जस्ट जो हम लोग डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द कंस्ट्रेंट, तो वो उसमें उस केस में बेसिक वेरिएबल्स जो हमारा होता है ना, वो पता है क्या होता है, स्लैक वेरिएबल्स लिखेंगे यहाँ पर। मतलब हमारे पास ऊपर में हमने देखा ना S1, यहाँ एक इक्वेशन में S1 हमने डाला एंड सेकेंड में S2 डाला था। तो यहाँ पे सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स में दो वेरिएबल्स आएगा, क्या, स्लैक वेरिएबल्स जो हमारे पास है S1 एंड S2, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, प्रॉफिट पर यूनिट का अगर बात करें तो S1 क्या है, हमारा अनयूटिलाइज्ड आवर्स है ना, तो क्या इसमें कुछ भी प्रॉफिट हो रहा होगा? अनयूटिलाइज्ड आवर्स में प्रॉफिट पर यूनिट कुछ होगा? नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे 0 एंड 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्वांटिटी वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। अच्छा, S1 किसके लिए हम लोगों ने यूज़ किया है, जहाँ पर ये मशीन टाइमिंग के लिए है, ठीक है, एंड S2 असेंबली टाइम के लिए है। अच्छा, तो इनका क्वांटिटी वैल्यू क्या है, मतलब इन टोटल हमारे पास अभी कितना है। कंस्ट्रेंट में अगर देखें हम लोग तो पहले इक्वेशन में इज़ लेस दैन और इक्वल टू 16, मतलब कंस्ट्रेंट का जो मतलब वैल्यू है हमारे पास वो कितना है, 16 है। एंड सेकेंड इक्वेशन में भी हमारे पास 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ पर हो जाएगा 16। अब आते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में। कंस्ट्रेंट कितना इक्वेशन है, दो, दोनों में देखते हैं अब कोएफिशिएंट क्या है। x1 का कोएफिशिएंट 2, x2 का 3, ठीक है। x1 का यहाँ पर 2 है, x1 का 2 है, x2 का 3 है। अच्छा, अब एक बात देखो, यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये S1 है ना, S1 किस इक्वेशन के लिए है, सिर्फ इस इक्वेशन के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे ना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पर जो बनाएंगे, ये इस तरह से बनेंगे। S1 में ही S1 में x1 भी है और x2 भी है इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे लिखेंगे x1
एंड x2 भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट देखो, 2 है एंड 3 है, 2 एंड 3, और नीचे वाले में जस्ट 4 है एंड 2 है, तो सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड 2। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने जो लिखा है, अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा तो आई एम सो सॉरी, दिस वन इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये लिखते हैं हम लोग S1 के लिए और S2 के लिए, मतलब अब यहाँ पर हम लोग S1 लेंगे एंड S2 लेंगे, ठीक है। अब S1 और S2 के लिए ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा होगा, वो कुछ इस तरह से होता है 1 0 0 1, अगर 2 कंपोनेंट है तो अगर ज़्यादा है तो 1 0 0, मतलब इस तरह से बनता है 1 0 0, एकदम बिल्कुल सिमिलर मैनर में। एक बार 1 ये हो जाएगा, एक बार 0, एक बार ये 0, एक बार 1, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम हम लोग लिख लेंगे 1 0 0 एंड 1। अब हमने ऊपर में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा था ना। अच्छा बताओ, ये S1 के लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है? अनयूज्ड अगर टाइम है तो उसमें कुछ भी कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा, 0। एंड फॉर S2 एज वेल इट विल बी 0, ठीक है। अब हम लोग आते हैं x1 और x2 के कोई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का अगर बात करें, तो x1 और x2 का कंट्रीब्यूशन का बात करें तो ये हमें पता है कहाँ से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमाइज़ करने बोल रहा है। तो मैक्सिमाइज़ क्या होता है? अगर कुछ भी अगर है, अगर वो मिनिमाइज़ रहता तो हम लोग सोच सकते थे कि वो कॉस्टिंग का बात कर रहा है, बट मैक्सिमाइज़ है तो व्हाट इज़ इट, ये प्रॉफिट का बात कर रहा है। तो x1 का कोएफिशिएंट 3 है ना, तो इसको यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेते हैं, ये प्रॉफिट पर यूनिट या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ये 4 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा 3 एंड दिस विल बी 4। यहाँ तक मेरे ख्याल से बिल्कुल भी वैसा कोई डाउट नहीं होगा किसी को भी। तो यहाँ तक हमने देखा कि इस टेबल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इन सब का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अभी हम लोग जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पे रिप्लेसमेंट रेशियो में फिलअप करेंगे एंड फिक्स रेशियो में करेंगे, बट आई गेस यहाँ तक पहले अगर यहाँ तक ही रखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे हम लोग पहले अगर अच्छे से समझ लें कि क्या क्या मीनिंग होता है हर कॉलम में, और हम लोग को हर कॉलम में क्या फिल करना पड़ता है, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा समझना, ताकि आगे फिर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। सो आई गेस आगे का दूसरे लेक्चर में रहे तो बेस्ट होगा, ताकि हम लोग आगे फिर क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बेसिक मीनिंग सबका बताया और किस तरह से पुट अप करेंगे वैल्यू हम, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।